हेलो हाय स्टूडेंट, वेलकम टू बीके एग्जाम स्टडी। चलिए अपने जीके जैसे क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 1778 ईस्वी में अंग्रेजों ने डैश 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 में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी कोलकाता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कोलकाता। 1778 ईस्वी में अंग्रेजों ने कोलकाता में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कब हुआ था? तो ये हुआ था 1440 ईस्वी में। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार 1440 ईस्वी में जोहान्स गुटेनबर्ग ने किया था। किसने किया था? जोहान्स गुटेनबर्ग। जोहान्स गुटेनबर्ग ने किया था। और भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस, भारत में भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस 1556 ईस्वी 1556 ईस्वी में पुर्तगाल से गोवा लाया गया। 1556 ईस्वी से में भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस 1556 ईस्वी में पुर्तगाल से गोवा लाया गया। जबकि भारत में प्रिंटिंग प्रेस का व्यापक प्रसार कब हुआ? 1778 ईस्वी में कोलकाता में हुआ। यह अंग्रेजों द्वारा प्रेस की स्थापना की गई। यहाँ क्या अंग्रेजों द्वारा प्रेस की स्थापना की गई? दोबारा पढ़ लेते हैं। 1778 ईस्वी में अंग्रेजों ने कोलकाता में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार 1440 ईस्वी में जोहान्स जोहान्स गुटेनबर्ग ने किया था। भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस 1556 ईस्वी में पुर्तगाल से गोवा लाया गया। जबकि भारत में प्रिंटिंग प्रेस का व्यापक प्रसार कब हुआ? 1778 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ। यहाँ अंग्रेजों द्वारा प्रेस की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, गोहाना में किले का निर्माण किस राजा के द्वारा हुआ? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी हेमचंद, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान तृतीय। गोहाना में किले का निर्माण किस राजा के द्वारा हुआ? तो किस राजा के द्वारा हुआ? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के द्वारा कराया गया या हुआ। इस किले का नाम, गोहाना में जो किला है, इस किले का नाम पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने अपने अपने सेनापति दरिया सिंह अपने सेनापति दरिया सिंह के नाम पर दरियापुर रखा। क्या रखा? दरियापुर। पृथ्वीराज चौहान ने अपने सेनापति के नाम अपने सेनापति उसका जो सेनापति था उसका नाम क्या था? दरिया सिंह। उसके नाम पे इस किले का नाम रखा दरियापुर। यह किला 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी द्वारा नष्ट कर दिया गया। मोहम्मद गौरी द्वारा नष्ट कर दिया गया। गोहाना में किले का निर्माण किस राजा के द्वारा हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के द्वारा हुआ। गोहाने में जो किले का नाम है, पृथ्वीराज चौहान ने अपने सेनापति दरिया सिंह के नाम पर दरियापुर रखा। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी द्वारा नष्ट कर दिया गया।
वर्तमान में यह किला हरियाणा राज्य के जो सोनीपत है जिले में गोहाना कस्बे में स्थित है। वर्तमान में कहा ये हरियाणा राज्य के वर्तमान में यह किला हरियाणा राज्य के सोनीपत में स्थित है। सोनीपत में या फिर सोनीपत जिले के गोहाना कस्बे में स्थित है। सोनीपत जिले जिले के गोहाना कस्बे में स्थित है। समझ में आ गया आप सभी को। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में प्रसिद्ध लड़ाई कहाँ लड़ी गई? ये आपको क्वेश्चन पिछले पढ़ाया था। बाबर और इब्राहिम लोदी की जो पानीपत का युद्ध था कब हुआ था? 1526 ईस्वी में प्रथम युद्ध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पानीपत। कहाँ लड़ा गया? तो पानीपत में लड़ा गया। बाबर पूछते नहीं है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ और किन किन के बीच हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ और किन किन के बीच हुआ था? तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी लोकमान्य तिलक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1828 ईस्वी में। कब हुई थी? 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, 1556 ईस्वी में अकबर की मुगल फौजों को हराने के बाद इस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? ऑप्शन ए शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी हेमचंद, ऑप्शन सी राणा प्रताप, ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हेमचंद्र। 1556 ईस्वी में अकबर की मुगल फौजों को हराने के बाद इस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। किसने की थी? हेमचंद्र ने की थी। हेमचंद्र को हेमू हेमू भी कहते थे। एक शक्तिशाली एवं अंतिम हिंदू शासक था हेमचंद, यानी हेमू क्या था? शक्तिशाली अंतिम एवं अंतिम हिंदू शासक था। जिसने 1555 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु का लाभ उठाकर मुगलों पर हमला कर दिया था। हुमायूं की मृत्यु कब की थी इसने? 1555 ईस्वी में। कब की थी? 1555 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, डैश 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 भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाला भारतीय नेता था? ऑप्शन ए सुब्रमण्यम अय्यर, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी आनंद चार्लू, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाला भारतीय नेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, किस सामाजिक सुधारक और राजनेता को प्यार से बाबा साहब कहा जाता था? ऑप्शन ए मालवीय, ऑप्शन बी तिलक, ऑप्शन सी अंबेडकर, ऑप्शन डी राजगोपालचारी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अंबेडकर। किस सामाजिक सुधारक और राजनेता को प्यार से बाबा साहब कहा जाता था? तो अंबेडकर को कहा जाता था। अंबेडकर का पूरा नाम क्या था? आप लोग को पता होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग
किस गठन का एक अग्रदूत था? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय फौजी, ऑप्शन सी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन डी मुस्लिम लीग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय फौजी। रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? तो क्या था? भारतीय राष्ट्रीय फौजी का एक अग्रदूत था। भारतीय स्वतंत्रता लीग भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1928 में। इसका गठन कब हुआ? 1928 में इसका गठन हुआ। राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया। 1928 में किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रीयवादियों द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रीयवादियों द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पल्ली आंदोलन संबंधित है। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु। पल्ली आंदोलन संबंधित है, तो पल्ली आंदोलन किससे संबंधित है? ये तमिलनाडु से संबंधित है। तमिलनाडु में इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई? पल्ली आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 1930। 1930 के नमक सत्याग्रह के समय हुई थी। 1930 के नमक सत्याग्रह नमक सत्याग्रह के समय हुई थी। यह आंदोलन जनजातीय अधिकारों को पृथक किए जाने के विरुद्ध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1857, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1842। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1857। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था। 10 मई 1857 को मेरठ को मेरठ छावनी के विद्रोही सैनिकों ने बख्त खान के नेतृत्व में दिल्ली की ओर कूच किया। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1857, 10 मई 1857 के मेरठ छावनी के विद्रोही सैनिकों ने बख्त खान के नेतृत्व में दिल्ली की ओर कूच किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? वैसे जो पिछला क्वेश्चन है इसमें कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है कि सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ। तो हमें पता होना चाहिए 10 मई 1857 में हुआ। कब हुआ? 10 मई 1857 में। ओनली आप लोग ये याद रखना। क्वेश्चन 11 क्या है? काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए उत्तरी सिक्किम, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी असम। काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये असम में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1905। काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1905 में इसकी स्थापना हुई थी।
स्थापना के स्थापना के 68 वर्षों के बाद वर्ष 1973 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। इसे क्या राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य असम में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई तो 1905 में इसकी स्थापना हुई। 68 वर्षों के बाद 1973 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। कितने वर्षों बाद 68 वर्षों बाद 1973 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। ये कितना यह उद्यान 430 430 वर्ग किलोमीटर 430 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 430 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारत में मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उड़ीसा। भारत में मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक है तो कौन सा है उड़ीसा। भारत में मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक वर्ष 2017 से 2018 के अनुसार मध्य प्रदेश है। के अनुसार कौन सा है मध्य प्रदेश है। तत्पश्चात महाराष्ट्र और उड़ीसा का स्थान है। क्या है महाराष्ट्र और उड़ीसा का स्थान है। उड़ीसा का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, रबी की फसल डैश 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 के अंत में बोई जाती है। ऑप्शन ए अक्टूबर, ऑप्शन बी नवंबर, ऑप्शन सी दिसंबर, ऑप्शन डी जनवरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नवंबर। रबी की फसल नवंबर के अंत में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। बोई कब जाती है तो नवंबर में बोई जाती है और मार्च और अप्रैल में काट ली जाती है। रबी की फसल में क्या क्या आते हैं। रबी की फसलें कौन कौन सी होती है रबी की फसलें। गेहूं, चना, जौ, मटर आदि। रबी की फसलें गेहूं, चना, जौ, मटर आदि। खरीफ की फसलें ये जून जुलाई में बोई जाती है। खरीफ की फसलें इसे क्लीन कर देते हैं, इसे आप लोग नोट कर लेना। वैसे ये इंपॉर्टेंट है। रबी की फसलें कौन कौन सी हैं। गेहूं, चना, जौ और मटर आदि। ये सभी क्या है रबी की फसलें हैं। खरीफ की फसलें ये कब बोई जाती है। ये जून जुलाई में बोई जाती है। कब बोई जाती है जून जुलाई में बोई जाती है। जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। काटी कब जाती है सितंबर अक्टूबर। काटी कब जाती है सितंबर अक्टूबर में और बोई कब जाती है जून जुलाई में बोई जाती है। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं तो इसके अंतर्गत चावल, खरीफ की फसलों में चावल, मक्का, बाजरा, मूंगफली, चावल, मक्का, बाजरा, मूंगफली, कपास आदि।
क्वेश्चन पूछ रहा है रबी की फसलें नवंबर के अंत में बोई जाती हैं और काटी कब जाती हैं रबी की फसलें, तो ये मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। और रबी की फसलों में क्या क्या, गेहूं, चना, जौ, मटर आदि होते हैं। और खरीफ की फसलें पूछे तो ये जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। इसमें कौन, खरीफ की फसलों में क्या क्या होता है, चावल, मक्का, बाजरा, मूंगफली, कपास आदि बोए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी साबरमती, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी ताप्ती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गोदावरी। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती? तो कौन सी नदी नहीं मिलती? जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी नहीं मिलती। जबकि साबरमती नदी मिलती है और नर्मदा नदी मिलती है, ताप्ती नदी है, ये सभी अरब सागर से गिरती हैं। गोदावरी नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी क्या है? भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई पूछे, कुल लंबाई, तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह महाराष्ट्र के नासिक, यह क्या, महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र के नासिक, महाराष्ट्र के नासिक पहाड़ियों में, नासिक पहाड़ियों में त्र्यंबक, नासिक पहाड़ियों में त्र्यंबक नामक स्थान से निकलती है। भारत, नर्मदा नदी क्या है, सॉरी, गोदावरी, गोदावरी नदी अरब सागर से नहीं मिलती। यह भारत के सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। महाराष्ट्र के नासिक पहाड़ियों में त्र्यंबक नामक स्थान से निकलती है और तेलंगाना व आंध्र प्रदेश राज्यों में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वैसे ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट कर लेना, इसमें थोड़ी और ऐड कर देते हैं। क्या है? यह आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तेलंगाना व, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश राज्यों में बहती हुई, बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, विशेष घटक योजना एससीपी को वर्ष 1976 में भारत सरकार द्वारा डैश 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 के कल्याण के लिए शुरू किया गया। ऑप्शन ए अनुसूचित जनजाति, ऑप्शन बी अनुसूचित जाति, ऑप्शन सी यायावरी जनजाति, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुसूचित जाति। विशेष घटक योजना एससीपी को वर्ष 1976 में भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए शुरू किया गया। अनुसूचित जनजाति के लोग जो गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक
बैंकों से ऋण लेता है उसे कहते हैं? ऑप्शन ए रेपो रेट, ऑप्शन बी नकद आरक्षित अनुपात, ऑप्शन सी वैधानिक तरलता अनुपात, ऑप्शन डी रिवर्स रेपो रेट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रिवर्स रेपो रेट। जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, मनरेगा के अंतर्गत कितने दिन के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 264, ऑप्शन डी 255। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 100। मनरेगा के अंतर्गत कितने दिन के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है? तो कितने रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है? 100 रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2005 में। कब हुई? 2 अक्टूबर 2005 में इसकी शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, शक्तिशाली केंद्र सरकार के साथ संघीय प्रणाली डैश डैश से ली गई है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी यूएसए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कनाडा। शक्तिशाली केंद्र सरकार के साथ संघीय प्रणाली कनाडा से ली गई है। कहाँ से ली गई? कनाडा से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष होना आवश्यक है? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्ति मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना आवश्यक है। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 में की गई। कब की गई? 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, 73वां संविधान संशोधन पंचायत को डैश 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 बनाने का प्रावधान करता है? ऑप्शन ए संवैधानिक संस्थान, ऑप्शन बी शासी निकाय, ऑप्शन सी वित्तीय इकाइयां, ऑप्शन डी नियमित निकाय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संवैधानिक संस्थान। 73वां संविधान संशोधन पंचायतों को संवैधानिक संस्थान बनाने का प्रावधान करता है। आज की क्लास यही खत्म होती है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।